वही मैं बता रही थी लास्ट में कि कैसे मेडिटेशन या मन को अगर हम अच्छे से समझे, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी है कि समझने जैसी है लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं। हम बाद में देख लेंगे, तो बाद में देख लेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हमें भी पता है। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं भी लाइक आपके जगह पे हूँ, या फिर आप मुझे अपने आप को आप मेरे जगह पे रख के अगर देखें तो ऐसा होता है। बहुत सारी चीजें कि हम नहीं करते उस टाइम में जिस टाइम में हमें करनी चाहिए। और इमोशंस की अगर मैं बात करें तो इमोशंस को तो बिल्कुल भी अभी मायने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर इमोशन को मायने रख देंगे अगर हम, तो वो जो इंसान है वो बहुत ही कमजोर है। एक तो ये कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, ट्रेंड में है ये, मैं इसी सही मैं यही बोलूंगी, ट्रेंड में चल रहा है अभी। क्योंकि मेरे एज के भी जो बच्चे हैं उसको भी अगर हम बोले या फिर कुछ बताना चाहे तो वो ये बोलते हैं, इतना वीक नहीं है तू कि तू मुझे ये सारी चीजें बताए। मतलब ये चीजें निकलती है बच्चों के मुंह से, इन्हें बहुत ही गलत चीज है। अगर कितने भी आप बड़े हो जाए, कितने भी आप छोटे हो, कोई एज नहीं होती मेंटल हेल्थ का आने का। वो कभी भी आ सकता है। डिप्रेशन आपको कभी भी आ सकता है, एंजाइटी आपको कभी भी आ सकती है, स्ट्रेस आपको कभी भी आ सकती है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा बन गया है। और अभी हम इतना झिझकते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे हम इनके पास गए तो क्या होगा, या फिर क्या चीजें हमको बोली जाएंगी, या फिर हमसे क्या पूछा जाएगा, ये सब। तो ये सारी डर की वजह से हमको बहुत सारी चीजें उसको दबा देते हैं। वो दबी हुई चीज फिर वो लास्ट तक रहती है, फिर वो बहुत ही प्रॉब्लम होता है इससे। क्योंकि मैं जब अपने बैचलर्स में थी, जब मैं अपनी बैचलर की पढ़ाई कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैं साइकोलॉजी को पढ़ तो रही थी, बट लेकिन सिर्फ पढ़ ही रही थी, उसको मैंने कभी समझा नहीं था ठीक से। तो मैं लाइफ को भी नहीं समझ पा रही थी, मुझे सही में पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे मेरी लाइफ कहाँ लेके जा रही है और कहाँ तक मैं जाने वाली हूँ अब। या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि मैं कंफ्यूज हो जाती थी, डिसीजन नहीं ले पाती थी मैं। मेरे को नहीं पता होता था कि मेरे को अभी क्या करना है या मुझे कैसे करना है। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे लोगों के सामने बिहेव कैसे करना है, मुझे क्या बात करनी है, किससे क्या बात करनी है। तो मैंने जब धीरे धीरे मेडिटेशन को अपने लाइफ में लाया, मतलब कंटिन्यू किया, क्योंकि पहले मैं करती थी तो डिसकंटिन्यू हो गया था पूरी तरीके से। लेकिन जब मैंने उसको फिर से अनुभव किया अपने लाइफ में, एक्सपीरियंस लाई, या फिर रोज प्रैक्टिस करती थी मैं रोज सुबह उठ के, माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, कंपैशन है, और तब जाके मुझे चीजें समझ में आने लगी। वो मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो मेरे को सिखाई गई थी इसलिए मेरे को समझ में आई, नहीं। मैंने अपने आप को रखा उस जगह, मैंने अपने आप को उस सिचुएशन में रखा, तब जाके मुझे चीजें समझ में आई। मुझे मेरे फादर काफी टाइम बताते थे कि ये कीजिए वो कीजिए, इससे ये होगा वो होगा, लेकिन मुझे कहते ना कि हाँ ठीक है बोल रहे हैं, सुन 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 लो उस चीज। लेकिन जब करने की बारी आती थी तब मेरे को बहुत डिफिकल्ट जाता था, मैं मेडिटेशन के लिए नहीं बैठ पाती। मेरे को 10 मिनट्स अगर मैं मेडिटेशन के लिए बैठा तो मैं नहीं बैठ पाती। लेकिन अब मैं पूरी तरीके से 45 मिनट्स 1 आवर तक, 1 घंटे तक मैं मेडिटेशन में बैठ सकती हूँ, देख सकती हूँ कि क्या हो रहा है मेरे अंदर। इमेजिनेशन पावर मेरा बहुत बढ़ चुका है। मैं अपने आप अपना मतलब, एक मेडिटेशन होता है बॉडी स्कैन मेडिटेशन, आप लोगों ने भी कभी ना कभी किया होगा। तो उसमें बॉडी को पूरा देखना होता है हमें कि हमारी बॉडी में क्या वेदनाएं हो रही है या क्या चीजें हो रही है। मुझे सबसे बेस्ट मेडिटेशन लगता है खुद को एनालाइज करने का। तो मेरे को बहुत अच्छी से सारी चीजें अपनी बॉडी की दिखाई देती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ सही में मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे माइंड में सही में कुछ इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो सही में मैं अनुभव कर पा रही हूँ। क्योंकि मन की चीजें अनुभव करने के लिए होती है, मन की चीजें किसी को दिखाने के लिए या दिखावा करने के लिए नहीं होती। ब्रेन की चीजें होती है, जितना आपका मैनिपुलेशन है, कंट्रोल करना है, डोमिनेंट नेचर, ये सब कुछ ब्रेन से आता है आपका। क्योंकि वो जो चीजें वो आप किसी पे डोमिनेंट हो रहे हो या फिर आप चाहते हो वो चीजों को कंट्रोल करना, तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो कभी कभी हमारे ब्रेन से भी निकलती है। और नेगेटिव एस्पेक्ट का सबसे मेजर जो एग्जांपल है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज अगर हमको कभी किसी को कुछ बोलना है तो हम मुंह के जरिए बोलते हैं इस इंसान को, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा ब्रेन के थ्रू होता है। माइंड अगर हमारा शार्प है तो हमारे मुंह से वैसे भी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आपका ब्रेन ही नहीं कुछ मतलब माइंड ही ट्रेन नहीं है, तो ब्रेन से वो बातें जो भी, क्योंकि ब्रेन ही पूरा कंट्रोल करता है हमारे पूरे बॉडी को, तो वो निकलना जायज है। तो मेडिटेशन काफी एरिया, ब्रेन के एरिया में काफी हेल्पफुल है, मेमोरी में हेल्पफुल है वो। आपका जो कंपेशन है, जो मेडिटेशन करते हैं मैत्री भावना मेडिटेशन, उसमें सबसे ज्यादा मेजर उसका रोल है। और तीसरा है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कि अपने आप को दूसरों के जगह पे रख के देखना और सोचना कि अगर मैं उसके जगह पे होता तो मुझे कैसा लगता।
वो बहुत सारी चीज लोगों को तो पता ही नहीं कि एम्पैथी होती क्या है। एम्पैथी एक ऐसा पावर है कि अगर आपको सही में किसी को समझना है तो आपको अपने आप को वहां पे रख के देखना पड़ेगा, तभी आप किसी और को समझ सकते हैं। वो तब होगा जब आप खुद को समझोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर आप खुद को अपने आप को खुला रखते हो, अपने आप को किसी और के सामने या फिर अपने आप के सामने भी खुला रखने से लोग डरते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसे कुछ ट्रॉमेटिक चीजें हुई होती है, फिर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होती है कि वो अपने सामने आने ही नहीं चाहते, कन्फेस्ट करना ही नहीं चाहते खुद से कि हाँ मैंने ये गलती की थी, या वो गलती थी, वो पास्ट की बात। तो ये सारी चीजें हमारे जो एम्पैथी का जो हमारा एक फैक्टर है उसके ऊपर काफी इफेक्ट करती है। अगर हमारा खुद को लेके एम्पैथी नहीं है, खुद को लेके हम अच्छा नहीं सोच पा रहे, खुद को हम गिल्ट में डाल रहे कि नहीं यार मेरे से गलती हुई है, मैंने क्यों की है गलती, हम उसमें रहेंगे तो हमारा एम्पैथी लेवल बहुत ही लो हो जाता है। लेकिन मेडिटेशन के थ्रू आप काफी हाई पीक पे जाता है एम्पैथी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी एम्पैथेटिक पर्सन नहीं थी पहले, लेकिन अब मेरे में कंपैशन भी इतना है, एम्पैथेटिक भी हूँ, मेमोरी भी मेरी अच्छी हुई, क्योंकि पढ़ाई मेरे को काफी टाइम देर देर तक करनी पड़ती है। तो मेरे को ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, मैं अगर एक बार देख लूँ ठीक है, मेरे को मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जब मैं 11th 12th में थी तब मैंने पूरी तरीके से मेडिटेशन को यूज किया था, पूरी तरीके से। और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे आएंगे, लेकिन आए थे। रिजल्ट मिलता है आपको, अगर वहां नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा। मेडिटेशन एक ऐसा सोर्स है कि इट वॉन्ट एवर वेस्ट, लाइक वो कभी वेस्ट नहीं होगा आपका वो एनर्जी। मेडिटेशन का एनर्जी आपका हमेशा साथ में ही रहेगा, लाइक अ कर्मा। कर्मा कैसे आपके साथ में चलता है, वैसे ही मेडिटेशन आपके साथ में चलेगा हमेशा। बुक इज योर फ्रेंड, ऐसे काफी लोग बोलते हैं, लाइक बुक इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हाँ, तो ये बात सही है, वैसे मेडिटेशन भी है। नॉलेज के लिए अगर बुक है, वैसे आपके मन के नॉलेज के लिए आपका मेडिटेशन आपके साथ हमेशा रहेगा, और आपको हमेशा अच्छी चीजों को देखने का सिखाएगा, अच्छी नजरिए से देखने को सिखाएगा, गलत नजरिए से नहीं सिखाएगा। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं गलत चीज में जाऊंगा, क्योंकि गलत चीज में तो हम लोग इतने सालों से अपना पूरा लाइफ ही हमने गलत चीजों में स्पॉइल किया हो। तभी माइंड को भी ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा कि आपको जो भी चीजें दिखे वो आपको अच्छे फेस में ही दिखना चाहिए, आपको ब्राइट साइड दिखना चाहिए उसका, आपको अच्छा साइड दिखना चाहिए उसका, क्योंकि आपको उसके ऊपर काम करना है। काम करने की अगर इच्छा होगी तो अपने आप ही जो मन है वो कंट्रोल में रहेगा, और अच्छी सारी चीजें आप, बहुत सारी अच्छी चीजें आप सोच सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहीं पे अपना खत्म करना चाहूंगी, और मैं यही बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं समझाना चाहती हूँ, लेकिन टाइम भी कम है, और लोगों को, मुझे पता नहीं है, मैं जब मैं कमेंट सुनूंगी, फीडबैक सुनूंगी, तो मुझे पता चलेगा। और माइंड का साइकोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस में उसको पूरी तरीके से डिवाइड किया हुआ है। पर्सनालिटी जो एक छोटे बच्चे की बनती है, या फिर मेरी जो भी बनती है, वो अलग अलग स्टेजेस पे, जो हम जब छोटे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है उस टाइम पे जब बच्चा करता है, जैसे कि उठना है, आपको पैरों पे चलना है, या मम्मी के कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मम्मी ही पसंद होती है, पापा से बिल्कुल लगाव नहीं होता, तो उसका भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। जो बच्चा बहुत ज्यादा मम्मी से बहुत अटैच होता है तो उसका अपब्रिंगिंग भी ऐसा ही होता है, वो जब छोटा होगा तो मम्मी से ही बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उसका, या फियर ऑफ अटैचमेंट जिसको बोलते हैं वो आ जाता है बच्चे में, आगे जाके वो धीरे 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 आगे जाके बड़े होकर उनको एंजाइटी डिसऑर्डर आने का काफी चांसेस रहता है। तो माइंड पर्सनालिटी को साइकोलॉजी में एक डिविजन्स के, मतलब एक अंतर 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 में उसको डिवाइड किया गया है पूरा। और पर्सनालिटी का बहुत मेजर रोल होता है। अगर आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि माइंड में हमारी चीजें, पर्सनालिटी की जो एक छोटी छोटी चीजें बनती रहती है, लेकिन हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी कुछ बन ही नहीं पाती। या फिर कोई बहुत कंफ्यूज हो जाता है पर्सनालिटी के बीच में, या फिर मैं ऐसा हूँ या फिर ऐसा भी हूँ, हाँ ठीक है मुझे ऐसा दे दो तो वो भी चलेगा मुझे, ये हमारा अभी का पर्सनालिटी बन रहा है। तो मेडिटेशन के थ्रू हम अपना पर्सनालिटी बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम अपना मेमोरी अच्छा कर सकते हैं, हमारे लाइफ में कभी स्ट्रेस एंजाइटी नहीं आएगा। स्ट्रेस एंजाइटी ना आने का ये रीजन है कि हम खुद से खुलेंगे, और जितना हम खुद से खुलेंगे हमको कभी कोई स्ट्रेस नहीं आ सकता, ना ही कभी एंजाइटी आ सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि साइकोलॉजी ने भी अभी तक ये सारी चीजें ढूंढी है। और मैंने तो अपने पढ़ने, मेरे को जितना पढ़ने में आया है, मतलब साइकोलॉजी के थ्रू, बुद्धिज्म के थ्रू, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। बाकी ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है आपको अपने आप को डेवलप करने के लिए, जितने में मैंने आपको बताई है, क्योंकि आप ये
अगर करते हो तो मेरे को लगता है कि शायद वो आपके लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट होगा, अगर आपको समझ में आ जाता है कि आपको अपने लिए क्या करना है। लोगों के लिए तो हम सोचते हैं, लेकिन हम अपने बारे में लास्ट में सोचते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपने बारे में भी उतना ही सोचिए जितना आप लोगों के बारे में सोचते हैं, वैसे ही जैसे आपका मन चाहता है, वैसे नहीं जैसे आपका दिमाग चाहता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और बंदे जी की पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे को ये अवसर दिया बोलने का। और बच्चे अगर इसमें थोड़े छोटे या फिर मेरे एज के हैं जो भी, अगर उनको भी थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि बच्चे को आएगा थोड़ा बहुत समझ में, और उनको अच्छा भी लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। शशि मैडम अपना ये पहले हाँ अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत ही आपने अच्छा समझाया। आप जैसे युवा लोगों को ही इस समझ को बहुत जरूरत है। और सही बात बताया आपने कि जो हमारे मन की बीमारी है, 70% बीमारी तो हमारे मन से ही होती है, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारा व्यवहार होगा। हमारे जो 6 इंद्रिय है वही हमें कुशल अकुशल बातों की तरफ ले जाते हैं। और आनापान सती से हम हमारे मन पर कार्य कर सकते हैं। यानी हमें हर समय जागरूक रहना चाहिए। यानी आपके प्रवचन से जो भी थॉट है उससे मुझे ये समझ में आया। और आनापान सती से हम अपना अवलोकन कर सकते हैं। हमें अपने प्रति, खुद के प्रति, और जो वस्तुएं रहती है उसके प्रति, और दूसरों के प्रति, और जो सबसे है सत्य के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। तभी हम उत्तर क्रांति यानी हम हमारा विकास कर सकते हैं। और जो भी हमारे भावनाएं हैं, जो आपने बताया कि हम अपना मन में दबा के रखते हैं, तो हमारी भावनाएं ऐसा नहीं, हम सभी के सामने हमारे कोई कल्याण मित्र होना चाहिए जिसे हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी सुंदर भाषा, स्पष्ट और अपनी मधुर वाणी में आपने हमें बताया। तो आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और ऐसी आप आगे बढ़े और बहुत बहुत आपकी प्रगति हो, विकास हो, कल्याण हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, जय। अभी मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर बनते चंद्र कीर्ति से मैं विनती करती हूँ कि वे हमें मार्गदर्शन करें। तो आज आप लोगों ने 4 वक्ताओं को सुना है। नंबर 1 जिसमें नाम था अनीता बोधिका, दूसरा था सुषमा मेश्राम, और तीसरा रेखा सेंडे, और चौथी थी निर्वाणी मेश्राम। आपने देखा हो कि हम लोग हर साप्ताहिक जो है ये प्रोग्राम चला रहे हैं। इसमें जो है एक बाहर के स्पीकर को हम लोग लेते हैं, और 3 जो है वो हमारे एमएसएस की टीम से शामिल रहते हैं। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो वक्तव्य है वो अच्छा बन सके। और चूंकि आप जानते हैं कि महिलाओं को पहले से बोलने का अधिकार नहीं था और वो बोल नहीं पाती थी, उसकी अलग अलग वजह है। निर्वाणी ने कुछ हद तक उसको कंप्लीट करने की कोशिश की है कि हम यदि बोल नहीं पाते होंगे तो उसका पहले से हम अपने दिमाग में इमेज बना के रखते हैं कि मैं अच्छा बोल पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, अच्छा कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, या मुझे लोग क्या कहेंगे। तो आपने देखा कि हम पहले से थोड़ा बहुत भी पिक्चर बना रखते हैं अपने माइंड के ऊपर में, और फिर वो हमें धीरे धीरे इम्पैक्ट करते रहता है। लेकिन आपने दूसरे पहलू को यदि विचार करने की यदि कोशिश की कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहें, लेकिन मुझे बोलना है, मैंने अपनी वाणी को लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए जितना हो सके। यदि हमने ये कोशिश की तो धीरे धीरे शार्पनेस जो है वो आ जाता है, और उसके लिए हमारा अध्ययन का होना जरूरी होता है। और फिर बाद में जैसे अध्ययन ज़्यादा बढ़ जाता है तब तो फिर वो थॉट्स ऑफ प्रोसेस जो होती है ब्रेन की और माइंड की, तो ऑटोमेटिकली बनती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से। और इसलिए एक इस तरह की जो बातें हैं वो हमारे अपने लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। आज के इसमें मैं 1-2 बातें आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग बोलते हैं तब एक बात का ध्यान रखें कि बहुत सारे जो लोग हैं ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो ईयरफोन में ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि हमारी आवाज़ कहीं वो सरसराहट की या कहीं दूसरी तरह की आवाज़ तो नहीं निकाल रहा है। यदि वो निकाल रहा होगा तो ऐसी कंडीशन में हम उसको अलग करके डायरेक्ट भी अपने मोबाइल से बातचीत कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि हम ईयरफोन की ले, लेकिन आपको लगता है कि लेना चाहिए तो ऐसी कंडीशन में हम उसे ले सकते हैं। लेकिन
हम अपनी जो उस माइक की दूरी है उसमें एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें, यानी बहुत नजदीक होता है तो तब आवाज जो है थोड़ी हमारी गूंजती हुई नजर आती है। ये बात ध्यान रखने का, चाहे वह हम ऑनलाइन बोल रहे हो या फिर हम लोग कभी माइक में बोलते होंगे, तो ये बात हमें ध्यान रखने की कोशिश करना है नेक्स्ट टाइम के लिए, जो बहुत जरूरी है। तो चूंकि हमें जो हम लोग बोलेंगे वो हमारे श्रोता तक जो है वो बहुत हमारी क्लियर आवाज जानी चाहिए। एक महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपने देखा कि निर्वाणी ने जब बताई तो लोगों को ठीक ठीक समझ में आ गया। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे अंदर भी इस तरह के शार्पनेस बढ़ने की कोशिश करना। निर्वाणी की एक बात से मैं एक बात लेना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हो जाती है, जिसे इन्होंने खुलना कहा था। आपने देखा होगा कि व्यक्ति ने खुलना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। जब तक हम खुलते नहीं है तब तक हमारे अंदर में साहस और हिम्मत नहीं आती, आपने महसूस किया होगा। लेकिन जैसे ही हम खुल जाते हैं तो वह हिम्मत और साहस ऑटोमेटिकली हमारी बढ़ जाती है, और जब साहस और हिम्मत बढ़ जाती है तो हम किसी भी बातों को अच्छी तरह रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि हम डेली मान लिया जाए भोजन बना रहे हैं या फिर कोई दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका भी वर्णन करने के लिए भी हमें अवसर मिलता है, तो कभी कभी आपने देखा कि दिक्कत होती है, मैं क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, क्योंकि पहले से हमारी ये हैबिट नहीं बन पाई है और हम अपने माइंड को उस तरह से खोला नहीं है लोगों के सामने। ऐसी तो बातें आपने देखा हो कि हम घंटों तक या 3 घंटे या 4 घंटे भी हम अपनी बातों को कह सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो लोगों के सामने होने के लिए हमें अपना जो डर है उसे निकालने की हमें पूरी तरह से कोशिश करना। इसलिए ये निर्वाणी ने जो बताई ये बहुत इनकी गहरी बात थी कि हमें खुलना जरूरी है। और इसलिए आपने देखा हो कि संडे को जो हम लोग इस उपक्रम को चला रहे हैं, इस उपक्रम को चलाने का जो हमारा हेतु है कि वो हमने खुलना चाहिए, जितना हम खुल सकते हैं, जितने हम अंदर से ओपन हो सकते हैं अपनी भावनाओं के आधार पर उसे करने की कोशिश करना, जिससे हम अपनी बातों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये हमने करने की कोशिश करना चाहिए, जो बहुत बेहद जरूरी मानी जाती है। अब फिर आपने देखा होगा कि कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि बहुत बार ये देखा जाता है कि जैसे हम लोग कोई हमें बुलाए बोलने के लिए, तो आपने देखा कि थोड़ा सा हमारा उस समय का जो हार्ट बीट है वो थोड़ा बढ़ जाता है, आपने महसूस किया होगा। उस समय की ये साइकोलॉजिक इफेक्ट हो जाता है तब कि हाँ भाई मुझे तो अब सबके सामने बोलना है, अभी मुझे क्या बोलना है तो ये तो मैं जानती हूँ या जानता हूँ, लेकिन कभी कुछ हो गया तो आपने देखा होगा चाहे कितने भी लोग हो लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजी इफेक्ट हमारे अंदर पाया जाता है, वो स्वाभाविक होता है। लेकिन फिर भी हमें इससे थोड़ा होगा उस समय की जो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, लेकिन हमें थोड़ा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। तो आपने देखा होगा कि जब ये इस करने से हमें हिम्मत आती है। लास्ट टाइम में मैंने लास्ट संडे को इस फार्मूले को आपको बताने की कोशिश की थी, जब कभी ऐसा लगे तो हमें जोरों से सांस लेने की कोशिश करनी चाहिए, जोरों से सांस को छोड़ देना चाहिए ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें। ये बात हमें ध्यान रखने की कोशिश करना चाहिए। और ये जब हम करते हैं तो थोड़ा हमारे अंदर में 100% नहीं पर 80% तक हमारा जो साहस है वो बढ़ जाता है। हमने ऐसा करने से पहले तो हमारा हार्ट बीट इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारा नंबर आ रहा था, हमारा चांस लगने वाला था बोलने के लिए। तो जैसे हमें पहले से पता होता है कि हम बोलने वाले हैं तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेन उस तरह से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जब आपका बोलना कंप्लीट हो जाता है, आपने कैसा भी बोला होगा, तब आपकी हार्ट बीट बढ़ते हुई नजर नहीं आएगी आपको, तब वो पूरी तरह से एक प्रकार से शीतलता में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि आपका जो चांस था बोलने का या कार्य करने का उस समय वो निकल चुका होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका माइंड आपको वो हार्ट बीट नहीं बढ़ाता क्योंकि आपका सोचना वहां पर रुक जाता है। तो ये बात ध्यान रखने की कि हम हिम्मत के साथ में काम को करने की कोशिश करेंगे, चाहे कैसा भी समय हो, चाहे फिर वह कितने भी लोग हो, चाहे वह 100 लोग हो या 2000 लोग हो या 1 लाख लोग हो या 50 लोग हो, कितने भी लोग हो, लेकिन हमें उस तरह के अपने ब्रेन को बनाने की कोशिश करना चाहिए जो बहुत ही हमारे स्पीकिंग के लिए वो फायदेमंद होता है। फिर आपने देखा हो कि कई बार जो है वो हम चूंकि अभी तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने स्टेज के ऊपर कई लोगों को देखने की कोशिश की होगी कि आपने देखा कि उस समय पहले का कंडीशन
और बोलने के समय की कंडीशन में थोड़ा अंतर आ जाता है। आपने देखा होगा तो बहुत बार हाव भाव बदल जाते हैं, बहुत बार जो है वो कई प्रकार की दिक्कतें निर्माण हो जाती है। जैसे आपने देखा कि बहुत बार जो है वो पसीना आने की संभावना पाई जाती है, मतलब वो एक की घबराहट होने के कारण से उसे पसीना आने लगता है और वो क्या कहूँ नहीं क्या नहीं कहूँ। तो कभी कभी ये होता है कि वो जो सोच कर होता है पहले से इसके दिमाग में जो बातें आती है वो कभी कभी भूलने की संभावना पाई जाती है ऐसी कंडीशन में। लेकिन आपने अपने आप को ही पहले से यदि रिलैक्स बना दिया है तो ऐसी कंडीशन में आपको पसीना भी नहीं आएगा और आपको कोई खास घबराहट होने की आवश्यकता नहीं होगी उस समय के समय में, और आराम से आप अपनी बातों को कहने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इसलिए ये बहुत जरूरी है। आपने देखा हो कि जो हम खड़े रहकर, अभी तो हमने ऑनलाइन शुरू किया तो आपने इसमें तो 2-3 चीजें ही ध्यान रखना होता है, लेकिन जब हम स्टेज पर बोलने के लिए आए तो आपने देखा हो कि जो लोग बोलने के लिए आते हैं तो कभी कभी वे जो लोग हैं अलग अलग पोजीशन में आपको दिखाई देंगे, लेकिन कौन सी पोजीशन ऐसी है जो बहुत कंफर्टेबल बनाती है इंसान को। अलग अलग पोजीशन होगी तो आपने देखा कई बार जो बहुत सारे लोग होते हैं अपने पैर को पूरी तरह से, दोनों पैर को जो है वो जोड़ लेते हैं और अपनी बातें शुरू कर देते हैं। कई बार जो है लोगों के पैर की जो दूरी है वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो भी समझ में नहीं आता। कभी कभी आपने बोलने वालों को देखा हो कि एक पैर पर ही पूरा का पूरा बैलेंस लगा के रखता है, दूसरा पैर पर जो है वो नॉर्मल बना देता है, ऐसी कंडीशन। तो सबसे पहले तो हमें, यदि हम बैठे भी है और बैठकर भी यदि बोल रहे हैं या खड़े होकर बोल रहे हैं, तो अपने पोजीशन को ठीक ढंग से बनाने की कोशिश करना नंबर 1। यानी जितना हमारा स्टैंडिंग और सिटिंग कंफर्टेबल अच्छा होगा उतना ज्यादा आपके ब्रेन को जो खुराक मिलेगी विचारों की आने के लिए वो उसकी स्पीड अच्छी होती है। लेकिन मान लिया जाए पोजीशन नहीं है तब थोड़ा सा दिक्कत आने की संभावना पाई जाती है। तो इस बातों को भी हमें ध्यान रखने की कोशिश करना कि हमारे स्पीकिंग में या हमारे वक्तव्य में इन चीजों को शामिल किया जाता है विशेष तौर पर। तो ये बातों का भी हम ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। और फिर कहा गया कि जैसे अभी हम तो ऑनलाइन ले रहे हैं तो कुछ लोगों के कैमरे चालू रहते हैं और कुछ लोगों के कैमरे चालू भी नहीं होते फिर भी, और जब हम किसी स्टेज पर जाते हैं तब भी हमें इस बातों को ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो आई कांटेक्ट है वो सिर्फ जो है एक ही जगह फोकस ना हो। तो वो अलग अलग जगहों में जो लोग होते हैं उनको हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपनी आंखों से उन सब लोगों पर अपना एक प्रभाव जो है वो कायम कर सकते हैं। और जब आप उनके तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि ये जो वक्ता है या जो बोलने वाला है ये मेरी तरफ ही देख रहा है तो उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जो कुछ भी वो करेगा ऐसी कंडीशन में उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये जो हमारी आई कांटेक्ट है ये बड़ा हमारे लिए बड़ा स्कूल होता है, इसलिए इस बातों को ध्यान रखने की कोशिश करना। फिर और एक बात कही जाती है कि मान लिया जाए हम लोग जो है वो धरती पे बैठे या कहीं खड़े हैं और हम आसमान में देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि वो ऊपर देखते रहते हैं या फिर इधर उधर देखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में उधर ना देखते हुए जिधर लोग है, क्योंकि हम संबोधित कर रहे हैं आकाश को नहीं, हम संबोधित कर रहे हैं लोगों को। तो जिनको संबोधित किया जाता है उनके लिए उनको ही देखना होता है, बाकी इर्द गिर्द या बाकी जगह देखना जो है वह एक प्रकार से सही मैनर नहीं माना जाता स्पीकिंग का, वक्तव्य का। और इसीलिए इस बातों को भी हमें स्मरण में रखने की कोशिश करना चाहिए जो बहुत बेहद जरूरी है। और फिर हम अपने एक प्रकार से अपने बैलेंस को बनाने की कोशिश करें। और जो माइक होता है तो कभी कभी आपने देखा हो कि बहुत सारे जो लोग हैं वो माइक को पकड़ते हैं या कभी कभी हमारा स्टैंड वाला होता है तब तो पकड़ने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब कभी ये मान लिया जाए हाथ में हमारा माइक है तो सिंपली यानी बहुत ही सिंपली रूप से उसको हम पकड़ सकते हैं और अपने बातों को कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस हाथ में आपका माइक है और कभी कभी बोलते बोलते हमारी यदि बॉडी लैंग्वेज काम कर रही है और वो माइक यदि आपके हाथ के साथ ऊपर उठ जाता है तो आप जो बोल रहे होते हैं वो माइक सुन नहीं पाता और हमारा आवाज जो है वो ऐसे ही चले जाता है। तो इसलिए जब हमें यदि बोलने का अवसर आया और माइक हमारे हाथ में, तो हम यदि बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं तो माइक को हम बदल सकते हैं दूसरे हाथों में और उससे हम अपने बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस हाथ में है उससे हम बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी आवाज जो है सुनने वालों तक जाने की संभावना नहीं पाई जा सकती है। इसलिए इस बातों को भी हमें ध्यान रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि माइक जो होता है वो हमारे मैसेज को लोगों तक कन्वे करने की कोशिश करता है। यदि आपका
आवाज लोगों तक नहीं जाएगा, यदि हमने कितनी भी सुंदर बातें कही है तो उसका कोई इम्पैक्ट होने की संभावना पाई जाती है। इसलिए माइक को बहुत ही सिंपली रूप से पकड़ने की कोशिश करें। और यदि हम ऑनलाइन में भी बात कर रहे होंगे तो हम अपने जो कुछ भी ये हमारा है एयरफोन होता है उसकी दूरी बना कर रखे दिए, हमारा मुंह यहाँ है और उसको दूरी भी बनाते तो वो आवाज बराबर हमारी कैच कर सकता है। यदि हमने बहुत पास में लाकर हमें यदि रखा है तो वो दिक्कत निर्माण करने की संभावना पाई जाती है। तो ये एक प्रकार से हमें ध्यान रखने की कोशिश करना है इन बातों को, ताकि हम इस बातों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने के साथ में हम अपनी जो वक्तव्य शैली है उसको विश्वास के साथ में रख सकते हैं। और इसलिए हमें ये बात ध्यान देने की कोशिश करना कि जो भी हम मुद्दे लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम उसको बराबर स्मरण नहीं कर सकते उस समय के लिए, तो मुख्य मुख्य बातों को हम लिख सकते हैं एक पेपर पे, और उस पेपर पे मुख्य भी लिखी हुई बातों को भी हम मुद्दों के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो कोई गलत नहीं माना जाता, वो अच्छी बात है कि हम भूलने से तो अच्छा है कि हम मेन मुद्दों को हम लोग लिख ले और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। और इस तरह से यदि हमने किया तो जो हमारा बोलना है ये सार्थक हो जाता है। और इसमें हम बार बार जो है वो बोलने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम चाहे घर के अंदर हो या हम कहीं भी रहते हैं, हम बोलने के लिए थोड़ा चिंतन करें। जैसे हमने माइंड के ऊपर में देखा और बहुत सारी बात भी हमने माइंड के ऊपर में की है, तो आपने देखा कि माइंड जो है वो ऐसी चीज का नाम है कि हम उसको ऑटोमेटिकली इन कार्यों के द्वारा संस्कारित करते रहते हैं। यानी जैसे जैसे वो संस्कारित होता रहता है वैसे वैसे हमारा जो व्यवहार है या हमारे जो कुछ भी वक्तव्य हैं वो आसानी से वो बनते रहता है। और इसलिए हमें कुछ पहले से विचार करना, पहले से चिंतन करना, पहले से सोचना और कुछ ना कुछ अध्ययन करने की कोशिश करना जो बेहद जरूरी होता है। और इसलिए आपने देखा हो कि जब हम थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं या इस चीजों को समझ लेते हैं तो आसानी से हम उस बातों को करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसलिए दुनिया में कहा जाता है कि जो बोलना है इंसान का ये बहुत पावरफुल होता है। दुनिया में जितनी बातें हैं वो देखी गई है कि बोलने से ज्यादा संबंधित होती है कि हमारी भावना कैसी है वो पता नहीं चलेगा, लेकिन हम जब बोलते हैं तो बोलने से बहुत कुछ व्यक्ति के बारे में हम जान सकते हैं। ये पहली सीढ़ी मानी जाती है। और इसलिए हम किसी भी विषय को रखने के लिए हम अच्छी तरह से इस बातों को व्यक्त करने के लिए जो उपाय हमने बताने की कोशिश की है तो उस उपाय को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है ये स्किल ये हमारे जीवन के लिए हर काम के लिए बेहतर माना जाता है। काम कोई भी हो दुनिया का, चाहे वो व्यापार का कार्य हो, चाहे वह जॉब का कार्य हो, चाहे वह अपने सोशल वर्क हो, चाहे रिलीजियस वर्क हो, चाहे वह पॉलिटिकल वर्क हो, दुनिया का कोई भी काम क्यों ना हो वो आपने देखा होगा अक्सर ज्यादातर बोलने से रिलेटेड होता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। और इसलिए कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हमारी बढ़ने की कोशिश कराना ये बहुत जरूरी होता है। और कोई पहले से आदमी जो है वो सीख कर नहीं रहता, कोई भी नहीं, शून्य खाली घड़े की तरह ही होता है। लेकिन हम जैसे जैसे उसमें चीजों को डालते रहेंगे वैसे वैसे वो घड़ा जो है वो धीरे धीरे भरने का काम करेगा। जो जो चीजें उसके अंदर में हम डालेंगे तो जैसे जैसे डालते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो उससे हम निकाल भी सकते हैं, तो स्वाभाविक है क्योंकि हमने पहले से उसके अंदर में डाल के रखा है। तो हमारा ब्रेन या हमारा माइंड जो है वो घड़े के समान है और हम उसमें जो चीज भी डालने की हम कोशिश करते हैं उसमें वो कलेक्ट होते रहता है। और इसी का नाम आपने देखा होगा कि हम जिसको हम संस्कार कहते हैं कि कार्य जो है वह चेतना बन जाती है और चेतना ही कार्य बन जाती है। और ये हमारे अपने जीवन से रिलेटेड हैं। और इसलिए हमें जितनी चीजें डालना है अंदर में वो डालने की हमें अच्छी तरह से कोशिश करना चाहिए, जो बहुत बेहद जरूरी है जितना हो सके। और एक खास बात यह होती है कि जब हमारा रीडिंग स्किल बढ़ता है तो रीडिंग जितना होता है उससे हमारी भाषा शैली भी सुधरने की संभावना होती है, क्योंकि हमारे पास शब्दकोश का जो है वो भंडार बढ़ जाता है पढ़ने के कारण। लेकिन पढ़ाई थोड़ी कमजोर है तो शब्द का जो भंडार है वो थोड़ा कम पाया जाता है। इसलिए कभी कभी हम बोलते समय किन शब्दों का इस्तेमाल करना है वो कभी कभी रुक कर आता है, आपने ये महसूस किया होगा। लेकिन हमारा जितना पढ़ाई होगा, जितनी पढ़ाई होगी उस हिसाब से यदि हमने उस पर ध्यान देने की कोशिश की तो शब्द भंडार भी हमारे वक्तव्य के लिए या हमारे बोलने के लिए बहुत ही आसान बन जाता है।
और इसलिए हमें इस तरह की चीज़ों को करने के लिए ध्यान रखना, उसे बढ़ाए रखने की कोशिश करना। तो जो हमारे आज 4 वक्ताओं ने जो बातों को रखी है, उसमें से पहले अमिता बुद्ध ने, जिन्होंने अनाथ पिंडक के जीवन के बारे में बताने की कोशिश की कि अनाथ पिंडक जो है वो अपने जीवन काल के एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने मानव कल्याण के लिए बहुत सारा कार्य किया। और दूसरा था सुषमा मेश्राम का, जिन्होंने लिया था महात्मा ज्योतिबा फुले ने ज्योतिबा फुले का जीवन और उनके कार्य, कि उन्होंने किस तरह से भारत के अंदर में जो शिक्षा का अधिकार नहीं था और शिक्षा के अधिकारों को उन्होंने देने की कोशिश की और लोगों को उन्होंने तैयार करने की कोशिश की है। और फिर आपने देखा कि रेखा शेंडे, जिन्होंने यश पुत्र की जो दीक्षा हुई थी उसके बारे में उन्होंने बताया। और इन तीनों का ये काफी अच्छा प्रयास रहा है बोलने के लिए। उम्मीद की जाएगी कि इन फ्यूचर में ये लोग अच्छी बातों को और भी करने की कोशिश करेंगे, नए नए टॉपिक पर बातचीत करेंगे। और जो हमारी आज की प्रमुख वक्ता थी एक प्रकार से अतिथि के रूप में निर्वाणी मेश्राम, जो कि ये उम्र से तो छोटी है लेकिन बड़ी बहादुर रही है, क्योंकि इसने जो प्रेजेंटेशन दिया अपना माइंड एंड ब्रेन के बारे में, ये बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन था और इन्होंने काफी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद की जाएगी कि आप सभी लोगों ने उनकी बातों को गहराई से समझाई होगा। और इस तरह के जो हमारे जो नौजवान हैं, जो यूथ है, वे हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो हम सबकी ब्लेसिंग है इनके साथ कि ये जितनी अपनी तरक्की करे अपने जीवन काल में वो उतनी कर सकती हैं, हमारी सबकी ब्लेसिंग है। और एक खास बात की ये अभी कनाडा पढ़ने के लिए जाएगी, जैसे ही अभी ये कोरोना थोड़ा नॉर्मल बनेगा या स्मूथ होगा, क्योंकि इनका सिलेक्शन हायर एजुकेशन के लिए कनाडा में हुआ है। और ये पुत्री है माननीय मनीष मेश्राम जी की, जो हमारे कई प्रोग्राम में हमारे साथ रहते हैं और अपने नॉलेज से हमें अवगत भी कराते थे। उनकी बेटी है जिनको मैं 7-8 साल से जानता हूँ, जब ये बहुत छोटी थी और बाद में जो है इसने पढ़ाई अच्छी कर ली, तो आज हमारे सामने ये बोल भी रही है। तो बेहद खुशी की बात है कि ऐसे युवा जो हमारे बच्चे हैं वो सामने आए और इस देश में एक क्रांति की मिसाल जो बाबा साहब अम्बेडकर की है उसे जलाए रखने के लिए वो हम सब लोग आगे बढ़े, यही हमारे यूथ से भी यही उम्मीद की जाती है। तो मैंने आज, आपने देखा हो कि सारे लोगों ने एक मैसेज पढ़ा होगा जिसमें मैंने आज लिखा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। मराठी में से बोला जाता है कि शिक्षा वागणीचा दूध आहे जे पण तासन करतील ते गुरगुरा शिवाय राहणार नाही, ऐसा मराठी में उसे कहा जाता है। यानी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। ये स्वाभाविक बातें हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कही है। तो ये एक हमारे अपने जीवन को सीख देने के लिए कि शिक्षा और नॉलेज का जो असर है वो मनुष्य के जीवन में होता है। और ये इस अवसर पे मैं चाहूंगा कि चारों लोगों ने जो अच्छी बात रखी है इनके प्रति मंगल कामनाएं, इस तरह से ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और आज जिन्होंने आज का संचालन किया शशि मेश्राम, इनके प्रति भी इन्होंने अच्छा संचालन किया, इसके लिए इनको भी मंगल कामनाएं। और इतनी ही बातें कहते हुए मैं यहीं पर रुकने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो समय है वो समाप्त हो रहा है। तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हेलो हेलो, बोलिए। हाँ भंते जी, नमो बुद्धाय। एक मिनट सुनिए, थोड़ा अभी कार्यक्रम होने का है, आप रुकिए थोड़ा। एक मिनट, वो है ना एक आजाद जी है, वो भंते जी से 2 मिनट का समय लेना चाह रहा है आपसे। अच्छा ठीक है, बोल दिए, क्योंकि फिर हमें फिर से और एक बार ना जुड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारा समय खत्म होने वाला है। तो कोई बात नहीं, बस 2 मिनट बात करना है उनको। वो बच्चा वो गुम गया था ना, उसके बारे में भंते जी बात कराइए। ठीक है, हाँ जी, हाँ आजाद बोलिए आप। आजाद आप अनम्यूट कर लीजिए, आप जो आपका माइक है वो चालू कर दीजिए। आजाद, मैं इधर से कोशिश कर तो रहा हूं लेकिन इधर से हो नहीं रहा, तो आप उधर से ही कर दीजिए।
जो आपके यदि आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपके जो कॉर्नर में है, लेफ्ट साइड में है, तो आप उसे क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो अनम्यूट हो जाएगा। रजनी मैडम ये हो नहीं रहा है, लेकिन ये अनम्यूट नहीं कर पा रहा है ना। हाँ बनते जी, कोशिश ही नहीं कर रहा है वो, तो ऐसा लग रहा मुझे। मैं तो अपनी तरफ से उन्हें अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उधर से तो हो नहीं रहा है। लेकिन उधर से उसे बोलिए, यदि वो सुन रहा हो तो वो कर सकता है। जी अपना प्रोग्राम कंटिन्यू कीजिए, टाइम हो रहा है अभी। नहीं, हमें अभी समाप्त करने के लिए एक ब्रेक लेना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं तो आप समाप्त कर सकते हैं आप। नहीं, समाप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि समय बहुत 1 मिनट का है और इतनी होगा नहीं। तो मैं चाहूंगा कि तुम्हें एक बार हम लोग जुड़ते हैं, उसके बाद में हम लोग समाप्त करेंगे। थैंक यू।